हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यूजिंग द कर्व फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर ए स्टेट क्लियरली हाउ द रिलीज इन एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो फंक्शन है मास नंबर के साथ, उससे हमें स्टेट आउट करना है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उनके अंदर एनर्जी किस प्रकार से रिलीज होती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका रिलेशन देखेंगे मास नंबर के साथ. तो यहाँ पे मैं की कंसेप्ट की बात करता हूँ. रिलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बीई पर न्यूक्लियन बाई ए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ए, विद मास नंबर ए. मास नंबर ए के साथ इसका क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे हम लोग. तो रिलेशन बेसिकली हम लोग ग्राफ से देखने वाले हैं. तो यहाँ पे ग्राफ की यदि बात की जाए, मैं ग्राफ बनाता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर ए के बीच में. तो यहाँ मेरा क्या है, मास नंबर, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, मास नंबर लिया है. और यहाँ मेरे पास हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ देखते हैं. तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकली ग्राफ डिफाइन किया गया है अलग अलग सब्सटेंसेज के लिए, वो किस प्रकार से होगा वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारे पास होता है. कुछ इस तरह से, यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेज के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू हमें मिलती है ग्राफ के अकॉर्डिंग. तो यहाँ कहीं जो एनर्जी है वो किसकी होगी, हाइड्रोजन के लिए. और ये जो एनर्जी है हमारी ये रहती है लिथियम के लिए. यहाँ जो एनर्जी है ये ऑक्सीजन के लिए रहेगी. और यहाँ पे जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये किसकी है, ये आयरन के लिए है. और उसके बाद में यहाँ कहीं पे हमारे पास रहता है मोलिब्डेनम, एंड यहाँ कहीं हमारे पास क्या है, आयोडीन है. तो ये हमारा प्रैक्टिकली एक कर्व डिफाइन किया गया था, कर्व बनाया गया था प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स की क्या हमें मिल रही है. तो ये कर्व रहता है. तो इस कर्व से कुछ हमारे पास कंक्लूजन निकलते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ यदि यहाँ पे. तो पहला कंक्लूजन हमारे पास ये रहता है कि जिस भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. एलिमेंट which has higher binding energy per nucleon, that will be more stable. तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा. सेकेंडली यदि बात की जाए तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है पहले तो इंक्रीज होती है Fe तक, और उसके बाद में क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीजेज with mass number, with increase in mass number, एंड उसके बाद में क्या करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है. देन डिक्रीजेज उसके बाद में क्या करती है, डिक्रीज करती है. तो ये दो यहाँ से स्टेटमेंट है. थर्ड मैं बात करता हूँ कि कोई भी एलिमेंट जो है हमारा, कोई भी सब्सटेंस है तो वो क्या करना चाहेगा, हमेशा स्टेबिलिटी रखना चाहेगा. तो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखने की कोशिश करता है. एनी एलिमेंट और सब्सटेंस always move forward towards
स्टेबिलिटी, तो वो हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो ये तीन बेसिकली हमारे की कंसेप्ट हैं। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन। चलो उससे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जैसे मेरे पास दो न्यूक्लियस हैं, ए एंड बी, दो न्यूक्लियाई हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक तीसरा न्यूक्लियाई सी बना लेंगे और कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब बात करता हूं मैं न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास क्या रहता है कि कोई एक न्यूक्लियाई है तो वो डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियाई के अंदर, ए और बी के अंदर, और साथ में क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की कंडीशन रहती है। यदि मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो मास नंबर के बीच में ग्राफ है वो फिर से बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मास नंबर ए है और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास आयरन, यहाँ पे मोलिब्डेनम, आयोडीन, यहाँ कहीं हाइड्रोजन और यहाँ कहीं लिथियम रहता है हमारे पास। कुछ इस प्रकार की कंडीशन रहती है। तो अब जिन भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, वो या तो वो क्या करेंगे, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखना चाहेंगे ताकि स्टेबिलिटी मिले। तो इस कारण से जो एलिमेंट होते हैं वो या तो फ्यूज कर जाते हैं या फ्यूजन शो करते हैं। या तो फ्यूजन करेंगे या क्या करेंगे, या करेंगे फ्यूजन। तो जिनकी हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन के अंदर जिनका ए भी कम हो, ए यानी कि मास नंबर इज लेस, मास नंबर इज लेस एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये भी लेस है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या करेंगे, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन और लिथियम की बात करें तो इनका मास नंबर भी कम है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहाँ पे बढ़ रही है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, तो इनको मास नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मास नंबर बढ़ाएंगे तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या करेंगे, फ्यूजन शो करेंगे। ये पर्टिकुलर कोई होता नहीं है ऐसा हालांकि, लेकिन हाइड्रोजन और लिथियम के केस में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे मैं ए और बी मान लेता हूँ, ए प्लस बी, तो ये क्या करेंगे, इनका मास नंबर भी कम है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहेंगे। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कब बढ़ती है, जब हमारे पास मास नंबर भी बढ़ रहा है। मास नंबर भी बढ़ रहा है तो ये आपस में कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाएंगे सी, जिसका मास नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगा। जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। स्टेबिलिटी जहाँ पे बढ़ानी है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। तो ये हमारा एक तो फ्यूज़न का कंसेप्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि कोई हमारे पास एलिमेंट है जिनका मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, मोर है, मास नंबर ज़्यादा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये हमारे पास कम है। तो इनको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ानी है, लेकिन मास नंबर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बेसिकली जो आयरन है इसके बाद वाले एलिमेंट के लिए ऐसा होता है, क्योंकि इनका मास नंबर ज़्यादा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। इनको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ानी है तो मास नंबर क्या करना पड़ेगा, मास नंबर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मास नंबर को कम करना पड़ेगा। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं फिजन। तो आयरन के बाद वाला कोई एलिमेंट है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई एलिमेंट सी है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहेगा लेकिन इसको कम करना है मास नंबर, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, मास नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारा फ्यूजन के केस में इस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती है
और जो मास नंबर है वो कम होता है। तो ये हमारा केस रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।